कल हमने स्वर के बारे में बता दिया था, आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 मूल व्यंजन होते हैं। 33 मूल व्यंजन होते हैं और 2 जो है वो द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन 2 जो होते हैं वो योगवाह वर्ण होते हैं। कितने हो गए? 4 जो होते हैं वो संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक, ये हमने बताया था। तो 11 स्वर, ये तो आप इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हो। अब आज पढ़ेंगे कि 33 मूल व्यंजन कौन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन कौन होते हैं और अयोगवाह वर्ण, इसके बारे में बताया जा चुका है स्वर के अध्याय में। और 4 संयुक्त वर्ण कौन होते हैं। तो वर्णमाला में कुल कितने स्वर, कितने वर्ण हो गए? 11, 33, 44, 2, 46, 2, 48, 4, 52। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना जरूरी है, जब प्रश्न आए कि मूल व्यंजन कितने हैं तो कितने होंगे? 33। लेकिन अगर कुल व्यंजन पूछता है, कुल व्यंजन, ठीक, तो हो जाते हैं 33 प्लस 2। ये द्विगुण व्यंजन जो है इसे भी हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 35 व्यंजन होते हैं। ठीक, द्विगुण व्यंजन होते कौन कौन से हैं? ड़ा, ढा, ठीक, डा के नीचे नुक्ता और ढा के नीचे नुक्ता। ये हिंदी व्यंजन के अपने वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला के अपने वर्ण हैं। ठीक, इनके बारे में बताएंगे। पहले देखिए 33 मूल व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो 33 मूल व्यंजन में कौन से व्यंजन? मूल व्यंजन। इसमें का से लेकर के माँ तक, का से कहाँ तक? माँ तक, ये कुल 25 वर्ण होते हैं, का से माँ तक। ठीक, इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। कौन सा व्यंजन? वर्गीय व्यंजन। ठीक, अभी बताएंगे कि इन्हें स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं। उसके बाद आपका आता है या व रा ला, या व रा ला। ये कितने हो गए? 4 वर्ण। 4 वर्ण, इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन, या इन्हें हम कहते हैं अर्ध स्वर। क्या चीज? अर्ध स्वर। इसके बाद आपका है शा, सा, सा और हा। ये कितने हो गए? 4 वर्ण। इन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक, तो टोटल कितने हो गए? 25, 4, 29, 4, 33। यही
33 मूल व्यंजन है। ठीक, अब स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं, का से लेकर माँ तक के वर्णों को? क्योंकि जब हम का से माँ तक के वर्णों का उच्चारण करते हैं, का से माँ तक के वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो देखेंगे कि जो जिह्वा है, हमेशा जब वर्णों का उच्चारण होता है तो कम से कम 2 उच्चारण अवयव प्रयोग में आते हैं, 2 उच्चारण अवयव। ठीक, ज्यादातर में आपकी जीभ और फिर कंठ या मूर्धा या दंत या ओष्ठ ये काम करते हैं। ठीक, तो इसमें 2 उच्चारण अवयव क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक, और जब स्पर्श करते हैं तो वायु जो अंदर से बाहर निकल रही होती है वो क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। ठीक, जब का बोलिए तो देखिए, या टा बोलिए टा, तो टा जब बोलते हो तो उसमें जीभ ऊपर गई, मूर्धा को छुआ, रुक गई, तो वायु जो है वहीं पर रुक गई, फिर वो नीचे आती है तो वायु निकल जाती है। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन में 2 उच्चारण अवयव एक दूसरे को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, वायु जो होती है वो अवरुद्ध होती है। ठीक, और फिर निर्गत हो जाती है। तो चूंकि इसमें उच्चारण अवयव एक दूसरे को छूते हैं, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक, व्यंजन की परिभाषा में ही बताया था कि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें प्राणवायु स्वतंत्र रूप से या अबाध रूप से प्रवाहित नहीं होती, वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती है, चाहे पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाए या थोड़ी सी अवरुद्ध हो, या अवयवों के मध्य बहुत संकीर्ण मार्ग से होकर के निकले। ठीक, तो जहां पर वो अवरुद्ध हो जाती है, जहां पर वो अवरुद्ध हो जाती है वहां पर स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण होता है। दूसरा, इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक, ये जो 5 वर्ग हैं इन्हें पंचवर्ग भी कहा जाता है या पंचवर्ग, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन 5 वर्गों में बटे हैं। हर वर्ग अपने अंदर के 5 वर्णों का बोध कराता है। जैसे क वर्ग है तो का खा गा घा अंगा, चा वर्ग है तो चा छा जा झा या। ठीक, तो 5-5 हर वर्ग में समान होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन अक्सर पूछता है यहाँ से कि स्पर्श वर्ण कितने होते हैं या अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, 25, अंतस्थ वर्ण 4 और ये 4। ठीक, वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं प्रश्न आ जाता है, तो आपके 25 होते हैं। वर्गीय व्यंजन कौन कौन, निम्न में से कौन वर्गीय व्यंजन नहीं है, तो वर्गीय नहीं पढ़े हो तो पता चला कि इसमें से कोई वर्ण आ गया तो कहीं पढ़ा ही नहीं, तो लगा दिए कि यावर आला में से हो सकता है कोई हो, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया कि इन्हें स्पर्श क्यों कहते हैं और वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं। ठीक, अब दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। इसमें जो है प्राण वायु जो बाहर निकलती है वो स्पर्श करती है कि नहीं करती, बहुत कम स्पर्श करती है, ना के बराबर, ना के बराबर स्पर्श होता है इसमें। ना के बराबर इसमें स्पर्श होता है। ठीक, यहाँ तो पूरी तरह स्पर्श होता है, प्राणवायु अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाती है, फिर दोनों अवयव अलग होते हैं एक दूसरे से, प्राणवायु बाहर निकलती है, उच्चरित हो जाता है वर्ण। टा को आप बोलिए ऊपर ले जाके जीभ टच हो जाएगी, जब तक जीभ को छोड़ेंगे नहीं नीचे के लिए तब तक उच्चारण नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें जो है आपकी जो जिह्वा है, जो जीभ है, वो पूरी तरह से छूती है लेकिन वहां पर अवरुद्ध नहीं करती, वायु को अवरुद्ध नहीं करती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और चूंकि ये वर्ण जो बने हुए हैं ये स्वरों से मिलकर के बने हुए हैं,
ठीक, जैसे यण संधि में पढ़ते हो कि ई को या हो जाता है, ऊ को वा हो जाता है, री को रा हो जाता है। ठीक, चूंकि स्वरों से निर्मित हैं इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो इनका उच्चारण जो होता है वो स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती टाइप का होता है। ठीक, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर कहते हैं। अब तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म माने ऊष्मा, यानी इन व्यंजनों का उच्चारण करने में जो प्राण वायु होती है वो निकलती है तो गर्म होती है। मतलब अगरम कब होती है कोई चीज़, जब आप दोनों के मध्य घर्षण कैसे हाथ रगड़िए तो हाथ गर्म हो जाते हैं, वैसे जब प्राणवायु दो उच्चारण अवयवों के मध्य रगड़ खा करके निकलती है बाहर तो वो जो होती है गर्म हो जाती है। ठीक, तो इसमें उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, स्पर्श नहीं, यहाँ ना के बराबर स्पर्श था। ठीक, स्पर्श था लेकिन ना के बराबर, यहाँ पूरी तरह से स्पर्श था, यहाँ स्पर्श नहीं कर रहे हैं, लेकिन अवयवों के मध्य इतनी कम जगह रह जाती है, इतनी कम जगह रह जाती है किसके मध्य, अवयव। अवयव माने अंग होता है। ठीक, अवयव माने अंग, यानी दो उच्चारण अवयव जो होते हैं उनके मध्य इतनी कम जगह रह जाती है कि उसी के बीच से वायु को बाहर निकलना होता है तो रगड़ खा करके निकलती है, इसलिए वो गर्म होती है। इसीलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन होते कितने हैं, 4। ठीक, ध्यान दो, यहाँ स्पर्श हुआ, यहाँ ना के बराबर स्पर्श हुआ, यहाँ स्पर्श हुआ ही नहीं, उच्चारण वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे। यहाँ पर प्राणवायु पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, यहाँ पर पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं होती है। यहाँ पर अवयवों के मध्य घर्षण करके बाहर निकलते, घर्षण माने होता है रगड़। ठीक, तो रगड़ खा करके बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक, अब इसका विस्तृत रूप देख लो। 33 ये व्यंजन हो गए। ठीक, मूल व्यंजन। अब जो दो हिंदी के अपने व्यंजन हैं वो हैं ड और ढ। ठीक, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत माने होता है ऊपर, क्षिप्त माने होता है फेंका हुआ। ठीक, उत माने ऊपर और क्षिप्त माने फेंका हुआ। ठीक, तो जैसे कोई चीज ऊपर फेंक दीजिए वो जाती है ऊपर फिर नीचे आ जाती है, वैसे जब इन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो देखते हैं कि जब डा बोलोगे डा तो जीभ ऊपर गई, किसको छुई, मूर्धा को। ठीक, अब मूर्धा को छू करके तत्काल जो है नीचे गिर जाती है, ऊपर गई टच की तुरंत नीचे गिरी, ऐसा लगा जैसे इसको फेंक दिया गया हो। ठीक, तो इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो कभी कभी ये पूछ लेता है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। अब इनका प्रयोग जो होता है वो कहाँ होता है, शब्द के आदि में नहीं होता, शब्द के आदि में नहीं होता। कहाँ होता है फिर, आदि माने प्रारंभ में, शुरुआत में इनका प्रयोग नहीं होता। ये किसी भी शब्द के मध्य में, बीच में या अंत में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे पकड़, सड़क, धड़क, गढ़, चढ़, ठीक, चढ़ती या चढ़ता। ठीक, यहाँ देखिए अंतिम में प्रयुक्त हो रहा है, यहाँ बीच में। कोई भी शब्द इनके ये किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं होंगे, या तो बीच में होंगे या तो अंत में होंगे। ठीक,
तो ये 2 व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें अलग से हिंदी वर्णमाला में शामिल किया जाता है, व्यंजनों में इनको गिना जाता है। ठीक, इसलिए व्यंजनों की संख्या हो गई कितनी, 33 2 35। लेकिन मूल व्यंजन पूछेगा तो व्यंजन कितने हुए, 33। ठीक, अब उसके बाद आपके बचे योग, वहाँ हमने पहले बता दिया था अह, संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण कितने थे, 4। और कौन कौन से थे, छ, त्रा, ज्ञ और स्र। स्र। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि संयुक्त वर्ण होते कितने हैं, कौन कौन होते हैं। ठीक, और ज्यादातर पूछता है कि बनते कैसे हैं। तो जैसे हम छा पढ़ेंगे, ठीक, तो छा कैसे बनता है, का हलंत होता है और सा पूरा होता है। ठीक, एक तो ये इस तरह से दे देगा, या इसी को और तोड़ देगा, इसमें से स्वर को बाहर निकाल देगा। ठीक, और हलंत व्यंजन का मतलब क्या होता है कि यह व्यंजन शुद्ध रूप है व्यंजन के ये। ठीक, शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं, स्वर विहीन व्यंजन है। ठीक है, अब है त्रा। तो त्रा कैसे बनता है, ता धन रा। यहाँ भी इसको तोड़ दिए, ये विकल्प ये भी हो सकता है, विकल्प में ये भी हो सकता है। ठीक, तो ध्यान देना है कैसे बना है। अगला है ज्ञा, जा प्लस या। ठीक, अब इसको और तोड़ दो, जा प्लस या प्लस आ। ठीक, अब है स्रा। तो स्रा बनता है तालव्य सा प्लस रा। अब इसको और तोड़ दो, तो रा प्लस आ प्लस शा। ठीक, इस पर ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक चीज और ध्यान देना है, कभी कभी पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में शब्दों का क्रम या वर्णों का क्रम क्या होता है। कुछ शब्द दे देगा, उसके बाद कहेगा कि इनको व्यवस्थित करो। ठीक, तो इसके बारे में भी बताया जा चुका है। लेकिन ये वर्ण जब हम वर्णमाला में रखेंगे तो इनको किस वर्ण के बाद रखेंगे। ठीक, तो ये ध्यान देना है, ये कहाँ रखेंगे, तो का से देखिए इसकी शुरुआत हो रही है, तो का के बाद रखेंगे, का के बाद ये छ आएगा। ठीक, त्रा कहाँ रखेंगे, ता के बाद आएगा त्रा, फिर आएगा था द, फिर आएगा ख। ठीक, इसी प्रकार से ज्ञा कहाँ रखेंगे, तो जा से शुरू है, जा के बाद रखेंगे ज्ञा। किसी भी हिंदी डिक्शनरी में जब देखोगे तो वहाँ पर शब्दकोश में आपको ऐसे ही मिलेगा। पहले इसके सारे शब्द मिलेंगे, मान लो कबूतर मिल गया, कबूतर वाला पूरा का से खत्म हुआ, फिर क्षत्रिय आ गया, क्षमा हो गया, फिर जब ये खत्म हो जाएगा तब खा वाले वर्ण शब्द शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो इस पर भी आधारित प्रश्न पूछ लेता है कि अब जैसे इतना दे दिया कि जो है खरगोश, क्षमा और क्षत्रिय, इन चारों शब्दों को क्रम में लगाइए, वर्णमाला के क्रम में या शब्दकोश के क्रम में लगाइए। सबसे पहले कौन आएगा, कबूतर, 1 नंबर हो जाएगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, क्षमा आएगा कि क्षत्रिय। तो त्रा के बाद माँ आता है ना, ता के बाद त्रा आ जाएगा, इसलिए पहले ये आएगा, फिर आएगा तीसरा नंबर, और फिर ये आएगा चौथा नंबर। और नहीं जानोगे तो खरगोश को उठा करके दूसरे नंबर पे कर दोगे, प्रश्न हो जाएगा गलत, क्योंकि विकल्प में तो रहेगा ही ये, दूसरे नंबर पर एक विकल्प में रहेगा। ठीक, इसी प्रकार से यह है स्रा। तो स्रा कहाँ लगेगा, सा के बाद रखेंगे, क्योंकि जिस वर्ण से ये शुरू हो रहा है, पहला वर्ण जिससे बना है, उसके जस्ट बाद में इनको वर्णमाला में रखा जाता है। ठीक, शब्दकोश के हिसाब से जब वर्णमाला पूछी जाएगी तो वहाँ इनको रखा जाता है। ठीक, तो ये संयुक्त वर्ण हो गए 4।
तो 33 व्यंजन मूल वाले, 2 उत्क्षिप्त, 2 अयोगवाह, 4 ये हो गए आपके टोटल 41 वर्ण। और 11 वर्ण हो गए स्वर के, तो हो गए टोटल 52 वर्ण। ठीक, अब इन वर्णों का उच्चारण हम कैसे करते हैं, बहुत आसान है। तो जैसे अब का वर्ग के व्यंजन लो, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक, तो इनका उच्चारण जब हम करेंगे, जब का बोलोगे तो देखिए आवाज कहाँ से आती है। एक चीज और, उच्चारण स्थान हमने बताया था, तो वहां पर जो तालु होता है, ठीक, तालु को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है कोमल तालु और दूसरा होता है कठोर तालु। ठीक, एक कोमल तालु, दूसरा कठोर तालु। तो जो जीभ जैसे हमारी शुरू होती है किधर से, इधर ये गला है, कंठ, ये आकर के ऐसे यहाँ से शुरू हो रही है, इधर ये आपका दांत है यहाँ पे। ठीक, तो ये जो पिछला हिस्सा होता है, यहाँ का हिस्सा, ये जो लगा हुआ होता है, इसे हम कहते हैं कोमल तालु। कौन सा तालु कहते हैं? कोमल तालु। और इसके नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं कठोर तालु। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिए। जब हम का, खा, गा, घा, अंगा का उच्चारण करते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो जीभ है यहाँ पर, कंठ से तो आवाज निकलती है, लेकिन जीभ का कोमल वाला हिस्सा जो होता है तालु का, वो गतिशील होता है। इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण स्थान, वो तो होता है कंठ। ठीक, क्योंकि जीभ कहीं पर टच नहीं करती है। ठीक, तो कंठ इसका उच्चारण स्थान होता है। और इन व्यंजनों को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं तालव्य व्यंजन। कैसे तालव्य? कोमल तालव्य व्यंजन। ठीक, कभी कभी इस पर भी पूछ लेता है कि कोमल तालव्य व्यंजन कौन सा है। दूसरा वर्ग आता है चा वर्ग। ठीक, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? चा, छा, जा, झा और ञा। ठीक, इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जीभ इस वाले हिस्से को टच कर रही है। किस भाग को? तालु के कठोर वाले भाग को। इसलिए इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? कठोर तालव्य व्यंजन। कौन सा तालव्य व्यंजन? कठोर तालव्य व्यंजन। ठीक, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ठीक, तो इसको ध्यान देना जरूरी है कि तालव्य व्यंजन कौन है। और कभी भी प्रश्न पूछे तो उनका उच्चारण कर लो। जो वर्ण पूछा जा रहा है कि आपसे छा पूछ ले कि छा का उच्चारण स्थान होगा, तो जैसे छा बोलोगे तो जीभ की स्थिति देखो कि जीभ टच कहाँ कर रही है। छा बोलो तो देखो कि जीभ अगला हिस्सा आकर के नीचे छूती है। ठीक, तालु को छूती है। तो इसलिए चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु हो गया। अगला वर्ण है टा वर्ग। ठीक, तो टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, णा। यहीं पर डा के बाद हम ये शामिल करते हैं और ढा के बाद ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन यहाँ शामिल कर लेते हैं। इनका भी उच्चारण स्थान वही होगा जो इनका होगा। ठीक, तो इन चारों व्यंजनों को हम कठोर वर्ण भी कहते हैं। कौन से वर्ण? कठोर वर्ण। ठीक, और इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। जब उच्चारण करेंगे तो जीभ देखेंगे कहाँ जा रही है? ऊपर हिस्से खुरदरे भाग को जो है वो
छू रही है, मूर्धा को छू रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन, इसे कहते हैं तालव्य व्यंजन, इसे कहते हैं कंठ्य व्यंजन। ठीक। और एक चीज और है, जब हम चवर्ग के व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, ठीक, तो इसमें स्पर्श तो होता ही है, ठीक, क्योंकि स्पर्शी व्यंजन है का से लेकर माँ तक। साथ साथ उच्चारण अवयवों के मध्य कम जगह रहती है इन वर्णों के उच्चारण में, तो वायु जो है रगड़ खा के निकलती है, तो उष्मा भी निकलती है, यानी संघर्ष होता है। क्या होता है? प्राणवायु निकलने के लिए क्या करती है? संघर्ष। इसीलिए इन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन हम किसे कहते हैं, तो चा वर्ग को कहते हैं, चा। ठीक। तो कठोर वर्ण भी पूछ लेता है। ठीक। अब अगला है कौन सा वर्ग? ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन से आएंगे? ता, था, दा, धा और ना। इनका जब उच्चारण करेंगे तो देखेंगे जीभ हमारी किसको छू रही है? दंत को छू रही है, दांत को। इन्हें इसीलिए इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। ठीक। केवल उच्चारण बहुत ज्यादा नहीं छुएगी, थोड़ा ही छुएगी, तो इन्हें दंत व्यंजन। उसके बाद आया आपका पा वर्ग। ता का उच्चारण करने पर हो रहा है ता, ता एकदम आके जीभ को, दांत को छूती है, वहीं रुक जाती है, फिर छोड़ते हो तो वायु बाहर निकलती है। ठीक। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। जब पा बोली, देख रहे हो ओंठ दोनों चिपक जा रहे हैं, ओंठ दोनों चिपक जा रहे हैं, वायु रुक गई। इसीलिए स्पर्श व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो अवरोध होता है, वो पूरी तरह से अवरोध होता है। कैसे? पूरी तरह से अवरोध हो जाता है, प्राणवायु बाहर नहीं निकलने पाती जब टच होता है। फिर जब हम छोड़ते हैं, दोनों उच्चारण अवयव एक दूसरे से अलग होते हैं, तब जो है प्राणवायु बाहर निकलती है। ठीक। तो जब पा, फा, बा का उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे दोनों ओठ जो हैं वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक। तो इन्हें हम कौन सा व्यंजन कहते हैं? ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, और इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। कभी कभी इन्हें द्विओष्ठ यानी द्वयोष्ठ संधि हो जाती है, इसलिए इन्हें द्वयोष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों ओठ इसमें प्रयुक्त होते हैं। दो ओठ, इसका है द्वि प्लस ओष्ठ, यह संधि हो जाएगी तो द्वयोष्ठ बनता है। द्वि माने होता है दो, तो दोनों ओठ जिनके उच्चारण में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं द्वयोष्ठ व्यंजन। ये अवर्ग वाले व्यंजन जितने हैं उन्हें हम द्वयोष्ठ व्यंजन कहते हैं। ठीक। ये तो हो गया स्पर्श व्यंजन वाले कि उच्चारण स्थान क्या होता है। अब उसके बाद है या, वा, रा और ला। ठीक। अब देखो आधा स्वर आधा व्यंजनी कैसे होता है। या बना किससे है? ई को या होता है ना यण में, ऊ को वा, री को रा और री को ला। ठीक। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो या का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। ठीक। इचु ऐसा नाम तालु बताया जा चुका है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अभी भी ऊ बोला, ओष्ठ। लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वा का उच्चारण स्थान जब उच्चारण करते हैं तो हल्का सा दांत भी प्रयुक्त होता है, दांत में भी जीभ टच करती है, इसीलिए इसे दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ इसे कहा जाता है। ठीक। इसीलिए वा का ज्यादा पूछता है कि वा का उच्चारण स्थान होगा, तो वहाँ दंतोष्ठ होगा, ओष्ठ होगा, और जो है ताल कोई विकल्प और दे देगा। री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। तो रा का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। सूत्र याद रहेगा तो उससे ज्यादा आसान है, ऋटुरसाणाम मूर्धा।
ठीक। और ला, ला का उच्चारण स्थान क्या है? री का दंत होता है और ला का भी होता है दंत। ठीक। अब बचा शा, शा, सा और हा। तो शा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। इसका मूर्धा और इसका दंत और इसका कंठ। ठीक। इचुयसानाम तालु, ऋटुरसाणाम मूर्धा, लृतुलसानाम दंतः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो वो सूत्र जो है वो सबसे आसान है याद करने का, कोई उसमें भूल चूक नहीं होती है, एकदम सटीक। तो याद रखने के लिए उच्चारण स्थान सबसे अच्छा है सूत्र। सूत्र रट लीजिए, बहुत ज़्यादा है भी नहीं, वही उसकी ट्रिक है, समझ लीजिए। ठीक। अब एक व्यंजन और अलग से पूछा जाता है, कभी कभी वर्ण पूछ लेता है वर्त से। कौन सा? वर्त। तो वर्त माने जो हिंदी में होता है वो होता है मसूड़ा। ठीक। तो जो दांत के अंदर वाले भाग होते हैं उन्हें हम कहते हैं मसूड़ा। ठीक है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जीभ हमारी मसूड़ों को छूती है उसे हम कहते हैं वर्त से व्यंजन। ठीक। इस ये होता है सा, जा, ना, ला, रा। ये 5 व्यंजन जो होते हैं ये क्या होते हैं? वर्त से व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्त से व्यंजन। इनको ऐसे आप 3 ये रख लो और 1 ये रख लो। ठीक। दांत पे मारो तो क्या है, एक मुक्का मारो दांत पे, मुंह पे ऐसे, तो खून कहाँ से निकलता है? आगे वाले मसूड़े से या पीछे वाले मसूड़े से। अब होंठ कट गए बात अलग है। ठीक है ना। तो कब मारा कब जाता है? जब लड़ाई होती है। अब बिहार में क्या कहते हैं? लर। और ये तीनों शब्द मिला दो क्या होगा? सजन। सजन लर, यानी सजन लर मसूड़ा फोड़ दे। तो वर्त से व्यंजन कौन होते हैं? जिनका उच्चारण करने में मसूड़े का प्रयोग होता है। और वो कौन व्यंजन होते हैं? तो सजन लर। इस सूत्र से याद रख सकते हैं। ठीक। ठीक है। और एक है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ये होता है ला। ठीक। पार्श्व माने होता है किनारा। पार्श्व माने किनारा, यानी ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने में जिह्वा के किनारे से होकर के वायु बाहर निकलती है। यानी जिह्वा ऐसे मुड़ जाती है। जिह्वा क्या करती है? मुड़ जाती है और उसके किनारे से वायु निकल जाती है। ठीक। तो इसीलिए ला का उच्चारण जब हम करते हैं देखते हैं जिह्वा एक पार्श्व बना लेती है और उसी के किनारे से वायु बाहर निकल जाती है। इसीलिए ला को हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ठीक। बाकी व्यंजनों के बारे में अलग से भी बताया गया है। तो ये कुल आपके व्यंजन हो गए। ठीक। अब उसके बाद जो है एक व्यंजन और है, वो है लुंठित। ये होता है रा। ठीक। तो लुंठित व्यंजन में क्या होता है? जिह्वा एक या एक से अधिक बार, एक या एक से अधिक बार मसूड़े को छूती है। वो किस वाले मसूड़े के? ऊपर वाले, मूर्धा वाला हिस्सा होता है, उधर वाले मसूड़े को ही छूती है। यानी मूर्धा को छू करके तुरंत जो है जीभ नीचे गिर जाती है। ठीक। इसलिए इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। तो लुंठित व्यंजन हो गया रा, पार्श्व व्यंजन हो गया ला। ठीक।
उसको तो ऐसे पार्श्व व्यंजन को याद रख सकते हो, अगर उस तरह नहीं याद हो रहा है तो। पार्श्व क्या है? ला। पार्श्व माने, पार्श्व माने क्या बताए थे? अरे बगल में ला, बगल में ला, बगल में ला। तो चाहे ऐसे याद करो चाहे ऐसे याद कर लो। ये तो कुल आपके व्यंजन हो गए समाप्त। कल हम लोग इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में उसको हल कर लेंगे, तो पूरा एक बार रिपीट भी हो जाएगा और याद भी हो जाएंगी चीज़ें जो भूल रही हैं, और ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न इस अध्याय से पूछे जा रहे हैं। ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको याद करना बहुत कठिन है। वैसे भी वर्णमाला बहुत सरल होता है, एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिए तो फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दिमाग में एक बार बैठ जाए। तो इसलिए कंसंट्रेट होकर के केवल पढ़ाई करिए। और पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में उसको पहले पढ़ लो। ठीक, एक बार उसको हल कर लो, पढ़ लो। हल करते समय व्याख्या होती है, उसको पढ़ते हो। फिर उसके बाद उस अध्याय को पढ़ो। जैसे हिंदी वर्णमाला पढ़ना है तो पहले इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, साल पेपर है, उसको पढ़ लीजिए। फिर जब चैप्टर पढ़ेंगे तो दिमाग में ये चलता रहता है कि हाँ किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो उन्हीं प्रश्नों पर आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा। ठीक, क्योंकि ये पूर्व ज्ञान आपको मिला हुआ होता है। ठीक, ये सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। बाकी जहाँ पर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कोई भूल जा रहा है कोई चीज़, तो वहाँ पर अपने स्लोगन बना लो, कोडिंग कर लो। ठीक, कोई फार्मूला बना लो अपने हिसाब से जो आपको सुटेबल लगे याद करने में। ठीक, तो कल हम लोग इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे।